आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर ही नहीं असर भी कराता है न्यूज 18। सिसकती बेटियों को वापस लाता है न्यूज 18। मजबूर परिवारों को इंसाफ दिलाता है न्यूज 18। एक बार फिर हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। 9 जुलाई से मोतिहारी बाल सुधार गृह में कैद 3 बेटियों की खबर जब चली तो खलबली मच गई। समाज कल्याण मंत्री ने न्यूज 18 पर लाइव के दौरान ही यह निर्देश दे दिया कि कल किसी भी हाल में तीनों बच्चियों को उनके घर पहुंचा दिया जाए। बेटियों का दर्द न्यूज 18 ने दिखाया। बाल सुधार गृह ने तीनों लड़कियों को दरभंगा बाल सुधार गृह को सौंपने की बात कही। खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। न्यूज 18 पर खबर देखकर स्वतः संज्ञान लिया गया है। हुआ खबर का ऐसा असर कि खबर का यह बड़ा असर जिसमें खुद न्यायालय की तरफ से स्वतः संज्ञान। कल तक बेटियां पहुंच जाएंगी घर। कल उनके परिवार को तीनों लड़कियां को सौंप दिया जाए। मंत्री ने जताया न्यूज 18 का आभार। लेकिन हम धन्यवाद देंगे आपके न्यूज 18 को जिनके माध्यम से हमको यह जानकारी हुई। खुशी के आंसू छलका रहा परिवार। आंसू है वो खुशी के हैं या गम के हैं? अब जो आप रो रही हैं वो खुशी के? खुशी के हैं कि भाई बच्ची मिल गई, बच्ची सुरक्षित घर आ जाएगी। उनकी धन्यवाद देते हैं न्यूज 18 की, जो हम लोग को इतना मदद भरपूर करने के लिए। न्यूज 18 को कहना चाहिए जो उनके धन्यवाद है जो हमारा बेटी हमारा घर चली आए। बख्शे नहीं जाएंगे बेटियों के गुनहगार। जांच तो निश्चित रूप से होगा कि इस तरह का अगर घटना आगे भी होती है तो इस तरह किसी भी परिवार के लोगों को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जांच के बाद कार्रवाई करेगी सरकार। तो एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 9 जुलाई से मोतिहारी बालिका गृह में कैद 3 बेटियों और पीड़ित परिवार का दर्द दूर हो चुका है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने कल तक बेटियों को किसी भी सूरत में घर पहुंचाने का निर्देश दे दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 को कहना चाहिए जो उनके धन्यवाद है जो हमारा बेटी हमारा घर चली आए। दूर हुआ बेटियों का दर्द। अब तो खुशी हो रहा है कि बच्ची आ जाएगी हमारी। इतना दिन से तो हम लोग 10 दिन से बहुत परेशान थे। शासन से परिवार तक न्यूज 18 को थैंक्स। धन्यवाद देते हैं न्यूज 18 की, जो हम लोग को इतना मदद भरपूर करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देंगे आपके न्यूज 18 को जिनके माध्यम से हमको यह जानकारी हुई। हर बार की तरह एक बार फिर न्यूज 18 ने सोए हुए प्रशासन की जवाबदेही को जगाया और एक मजबूर परिवार को उनकी बेटियों से मिलाया। बिलखते हुए जिन आंखों के आंसू सूख चुके थे, अब उन आंखों में खुशी के आंसू हैं। खुशी महसूस कर खुशी है, हाँ खुशी है। बच्ची मिल जाएगी तो खुशी नहीं रहेगी? 10 दिन से बच्ची कहाँ रहती, कब क्या खाती थी, क्या पीती थी? आपके जो आंसू हैं वो खुशी के हैं या गम के हैं? अब जो आप रो रही हैं वो खुशी के? खुशी के हैं कि भाई बच्ची मिल गई, बच्ची सुरक्षित घर आ जाएगी। न्यूज 18 को कहना चाहिए जो उनके धन्यवाद है जो हमारा बेटी हमारा घर चली आए। दरअसल ये 3 लड़कियां जिनकी तस्वीर हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, ये तीनों 9 जुलाई को दरभंगा के पोखराम गांव से कोचिंग के बहाने घर से निकली थी। तीनों समस्तीपुर की जगह रक्सौल वाली डेमू ट्रेन में बैठकर रक्सौल चली गई। जीआरपी ने चाइल्ड लाइन की मदद से तीनों को मोतिहारी बालिका सुधार गृह भेज दिया। बाद में रक्सौल से तीनों लड़कियों की तस्वीर मिलने से पहचान की गई, जिसके बाद परिजन मोतिहारी बाल सुधार गृह पहुंचे, लेकिन बाल सुधार गृह ने तीनों लड़कियों को परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया। मोतिहारी और दरभंगा के सुधार गृह की जिद के भंवर में बेटियां फंस गईं, जिसके बाद न्यूज 18 ने मुहिम चलाई और ये मुहिम रंग लाई। लापरवाही तो विभाग में हुई है, जिसके लिए हमने पहले ही कह दिया है और कि इसको जांच कर ले कि क्यों जो है सो इसमें जो है सो 1 सप्ताह लगा।
और जब लड़की के माता पिता वहां पहुंची तो प्रक्रिया पूरा करके तुरंत सौंप देना चाहिए। अगर सौंप दिया जाता तो शायद इतनी परेशानी भी नहीं होती, न उनके परिवार को होती, न लड़कियां को वहां। कर्मचारी हो, क्या लग रहा है दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई तो जरूर होगी ना। जाहिर है हमेशा की तरह एक बार फिर न्यूज 18 ने दरभंगा की बेटियों के लिए मुहिम चलाई और प्रशासन तक पीड़ित परिवार की आवाज पहुंचाई, जिसका असर ये हुआ कि बेटियों को परिवार का साथ मिला और परिवार को बेटियों का। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, मोतिहारी से मुकेश सिन्हा और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते खबरों में आगे। कोरोना काल में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं होने के केंद्र सरकार के दावे के बाद सियासत तेज है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि बिहार में किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई, जिस पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। करता है, स्टेट करता है, आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है, उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। कोरोना काल में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं होने के केंद्र सरकार के दावे के बाद अब बिहार सरकार ने भी दावा ठोक दिया है कि राज्य में किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। पूरे कोरोना काल में ऐसा कोई सरकारी या प्राइवेट अस्पताल नहीं है जहां ऑक्सीजन की घोर किल्लत हुई। वक्त रहते सरकार ने तैयारी पुख्ता कर दी। जहां भी कोई कठिनाई परेशानी आप लोगों के द्वारा भी बताई जाती थी, तुरंत उसको हम लोग दूर करते थे, तुरंत उन व्यवस्थाओं को ठीक करते थे। लेकिन कहीं भी हमारे किसी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में बेड पर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। इसके गवाह आप लोग भी हैं। यदि ऐसा घटना किसी अस्पताल के बेड पे हुआ होता, आप लोग उस वक्त कई चीज मुझे बताते। सरकार के दावे के बाद विपक्ष अब अपनी सियासत के लिए ऑक्सीजन ले रहा है और सत्ता पक्ष के तमाम दावों को झूठ का पुलिंदा बता रहा है। हम ऐसा कैसे मान लें कि कोरोना से देश में एक भी मौत नहीं है? लगातार लोगों की मौत हो रही है। सरकार इस चीज को छुपाने का काम कर रही है और छुपाने से छिपता नहीं है। जनता भली भांति जानती है कि किस तरीके से बिहार की तमाम जनता के साथ, खासकर युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ किस तरीके से वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार का गैर जिम्मेदाराना बयान कि ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल में कोई मौत नहीं हुई। आखिर ऑक्सीजन का अभाव नहीं था तो कोरोना काल में विदेश से ऑक्सीजन क्यों मंगाए? अगर ऑक्सीजन का अभाव नहीं था तो देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट बैठाने की बात क्यों की? और माननीय न्यायालय और माननीय कई मंत्रियों, कई राज्य सरकारों ने इस बात को स्वीकार की। दरअसल मंगलवार को मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष की सियासत का जोश हाई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो क्या वाकई आरजेडी के अध्यक्ष पद पर तेजस्वी की ताजपोशी का टाइम आ गया है, या फिर लालू प्रसाद ही पार्टी में सर्वेसर्वा बने रहेंगे? दिल्ली में पिछले दिनों जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद की मुलाकात के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि आरजेडी में बदलाव की बातें सिर्फ मीडिया की शगुफा है और कहीं कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। वहीं जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज भी आरजेडी को तेजस्वी ही चला रहे हैं। तो बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि वहां कोई लोकतंत्र नहीं है और परिवार की चलती है। राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं, सब लोगों को मालूम है। और इस तरह से चला रहे हैं कि लालू यादव जी राबड़ी देवी जी की तस्वीर गायब कर देते हैं पोस्टर से, उसी स्टाइल में आज भी चल रहे हैं। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था तो कुछ है नहीं, जो परिवार के लोग कहेंगे वही कुछ होगा। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना कम और परिवार की भावना ज्यादा चलती है। ये अखबारों में और मीडिया का सगुफा है। क्यों बदलाव होगा भाई? क्या बदलाव होना है? ये तो बदलाव क्या होना है? तेजस्वी नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है नेतृत्व में तेजस्वी के हुआ, तो उसमें कहाँ कोई बगैर बदलाव के कोई कमी दिखाई दी?
और अब बात विधानमंडल सत्र को लेकर जारी सियासत की। 26 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 30 जुलाई तक आयोजित मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि वो मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हंगामेदार होगा विधानमंडल का मानसून सत्र। मुद्दों पर सरकार को घेरने को तैयार विपक्ष। विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष तैयार है। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस बार मानसून सत्र में लॉ एंड ऑर्डर, बाढ़, सुखाड़, कोरोना, टीकाकरण, जल जमाव, बजट सत्र के दौरान मारपीट, अफसरशाही जैसे मुद्दे हावी रहेंगे। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि सरकार को हर मुद्दे पर जवाब देना होगा, नहीं तो हंगामा होगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि महिलाओं का सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना काल में जो लूट हुआ है सरकारी तंत्र के द्वारा, उस पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। विधायकों को जो सुरक्षा नहीं मिला, विधायकों को उनका सम्मान वापस नहीं लौटा। 26 तारीख को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। उसमें हम दोनों सदन के लिए अलग अलग रणनीति तय करेंगे कि विधानसभा में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और परिषद में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि हम सरकार को घेरेंगे, उनसे जवाब लेंगे और उनकी विफलताओं को उजागर करने का काम करेंगे। सत्र को लेकर सरकार तैयार, हर सवाल का मिलेगा जवाब। मॉनसून सत्र को लेकर सरकार तैयार है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को मर्यादा में रहकर पूछे गए उसके हर सवाल का जवाब मिलेगा। पूरी तरह से तार्किक बहस के लिए कभी तैयार नहीं रहा। उनका मकसद हुड़दंग और हंगामा करना है, जो अभी दिख भी रहा है। मैं तो तेजस्वी यादव जी से कहूँगा कि अगर आप सार्थक बहस चाहते हैं तो सदन के पटल पर सरकार हर विषय का जवाब देने को तैयार है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स के तहत विपक्ष के द्वारा एक एक सवाल का जवाब सरकार देगी। हम हर एक योजनाओं को डाटा के साथ तमाम वो काम जो किए हैं हम जनता तक पहुंचाएंगे और विपक्ष के जवाब को भी करारा रूप से देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर को देखकर कहा जा सकता है कि विधानमंडल प्रतिनिधि अपनी सियासत के बीच जनता के मुद्दों को कितनी तरजीह देते हैं। अमित कुमार, संवाददाता, न्यूज़ 18। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार के एक दिवसीय दौरे पर रहे। डिप्टी सीएम ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कटिहार प्राणपुर से हफलागंज कुरेठा तक 2 करोड़ 58 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में आने वाले समय में विकास में प्राणपुर पद से हफलागंज कुरेठा पद तक की सड़क का मुख्यमंत्री सड़क अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत 2 करोड़ अनुरीकरण करने जा रहे हैं। यह सड़क इस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है। दरभंगा में लगातार बारिश के कारण एयरपोर्ट के रनवे के आसपास पानी भर गया है। एयरपोर्ट के चारों तरफ बाढ़ का पानी जमा है। हालांकि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इसे लेकर एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। समस्या के हल को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने खास बातचीत की। हमारे पीछे आप देख सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट, जो मानसून के समय में इसके किनारे किनारे बाढ़ का पानी आ जाता है, जिससे एयरपोर्ट पे खतरा होता है। संजय झा आज दरभंगा एयरपोर्ट में गए और उन्होंने तमाम जगहों का निरीक्षण किया और एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ, जो हवाई अड्डे के जो अधिकारी, उनसे भी बातचीत की। संजय जी, आज जब आपने निरीक्षण किया और जब कुछ दिन पहले जो बाढ़ का पानी की स्थिति थी बहुत खराब थी, दबाव बहुत ज़्यादा था, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ निर्देश दिया? नहीं, अभी भी दबाव है यहाँ पर। 2007 में तो इसके जो रनवे है उस पर पानी भर गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर को बाहर रोड पे टेक ऑफ करना पड़ा था। तो आज जो हमने देखा है उसमें खास करके आपको जो समस्या है कि पानी अंदर से ड्रेन आउट होना, बाहर निकलना, तो उसके लिए आज जो एयरफोर्स के लोग हैं एयरपोर्ट पे वो भी थे, हैं जो देखते हैं मैकेनिकल वर्क, वो लोग पटना से आए थे। तो लार्जली 2 चीज़ था इसमें। एक कि जो ड्रेन आउट करने के लिए जो इनिशिएटिव लेना है तो वो तो कल से शुरू हो जाएगा कि पानी बाहर कैसे निकालना है, नहीं निकालना है, मोटा मोटा उनको क्लैरिटी हो गई है। और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी जो कॉन्टूर वाला बात हो रहा था कि उसका लेवल चेक करने के लिए एयरपोर्ट का,
वो भी हम लोगों ने एजेंसी को ये कर दिया है और वो इमीडिएटली उसको टेकअप कर लेगा। तो चलिए, थे हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दरभंगा। गया में अंधविश्वास और बहकावे में आकर ईसाई धर्म अपनाने वाले महादलितों ने घर वापसी का फैसला किया है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के समझाने के बाद इन लोगों ने वापस हिंदू धर्म में लौटकर हनुमान जी का लॉकेट पहन लिया। गया की नैली पंचायत का दुभल गांव, जहां सैकड़ों महादलितों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, जिसके बाद ईसाई धर्म अपनाने वालों को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने समझाया। कार्यकर्ताओं की पहल का असर हुआ और बाद में कई लोग धर्मांतरण के लिए तैयार हो गए। वापस हिंदू धर्म में आकर कई लोगों ने बजरंगबली का लॉकेट भी पहना और हनुमान चालीसा की किताब ली। इन लोगों ने माना कि अंधविश्वास के कारण ईसाई धर्म अपना लिया था, जिन्हें घर वापसी के लिए समझाया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग रविवार को घर वापसी करेंगे। स्वयं लॉकेट भी धारण किया, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, अपने घरों में भी रखा है। गया के बगल में स्थित है दुभल गांव, जहां सड़क के किनारे कुछ महादलित परिवार रहते हैं। कुछ दिन पहले यहां के लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। अब समझाने के बाद ये वापस अपने मूल धर्म में वापस लौट रहे हैं। बांका में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई से मौत मामले को लेकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। दरअसल बांका के चकसपिया गांव के विनोद कुमार दास को चोरी के आरोप में भागलपुर के कहलगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परिजनों का आरोप है कि कहलगांव पुलिस और बाद में रजौन पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा, इसके बाद उसे छोड़ दिया गया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 20 करोड़ टका 20 किलो सोनो मैं हमरा भाई को उठा के ले लगलो छी और हमरा भाई पूरा इंक्वायरी कर ले कुछ भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकललो जे इतना टारे कुछ दिन का तक नहीं निकललो जे लास्ट में कल के गलती हो गया ले जाइए 5 दिन ओ फिर कहलगांव से छोड़ दिया 5 दिन रख के हमरा भाई तरफा मारला। और खबर है नालंदा से, जहां नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी सभी 6 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि शौच के लिए घर से बाहर गई नाबालिग के साथ गांव के युवकों ने गैंगरेप किया। परिजनों की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल लड़की का बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा है और इस घटना के बाद गांव में तनाव है। तो गैंगरेप के 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नालंदा से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। कुल 6 आरोपी थे जिन्होंने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और गांव में फिलहाल, क्योंकि बताया जा रहा है कि सभी आरोपी उसी गांव के रहने वाले थे, तो फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व विधायक जनार्दन मांझी का अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत पूर्व विधायक के बेटे और बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने मुखाग्नि दी। कई नेताओं ने पूर्व विधायक को नम आंखों से विदाई दी है। 78 साल के पूर्व विधायक का मंगलवार को इलाज के दौरान पटना में निधन हो गया था। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग।